सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सब। माई सेल्फ साहिल जिंदल, योर मेंटर फॉर CM1 एक्चुअल मैथमेटिक्स। हाँ, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल साइंस क्या होता है, कौन होता है एक्चुअली, क्या काम करता है एक्चुअली, कौन से इंस्टीट्यूट से हम लोग कोर्स को परस्यू कर सकते हैं, इसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस पूरा कोर्स का करिकुलम क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे CM1 पेपर को, कि CM1 पेपर में क्या सिलेबस होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है पेपर का, और हम लोग का क्या अप्रोच रहेगा इस पेपर के लिए। ऑल्सो इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक CM1 का बेसिक कंसेप्ट होता है, या एक्चुअल साइंस का एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट अस बिगिन। तो एक्चुअल साइंस जो होता है ना, एक्चुअल साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स या फिर डिसिप्लिन भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर का जो अनसर्टेन इवेंट्स होता है, फ्यूचर का जो रिस्कियर इवेंट्स होता है, उसका हम लोग फाइनेंशियल इम्पैक्ट आज कैलकुलेट करते हैं, उसका जो भी इम्पैक्ट होगा आज कैलकुलेट करते हैं, एंड उस इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं उसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं। तो अगर आप लोग से कोई पूछे कि हु इज एन एक्चुअली, ये एक्चुअली क्या करते हैं, तो सिंपल एक ही आंसर है, रिस्क है तो एक्चुअलीज है। क्यों? क्योंकि जहां जहां रिस्क है वहां वहां एक्चुअलीज का दरकार है। एक्चुअलीज का मेन काम ये होता है रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को असेस करना, उसका इम्पैक्ट कैलकुलेट करना, एंड उस इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि एक्चुअलीज कहाँ कहाँ काम करते हैं या एक्चुअलीज काम क्या करते हैं, सो ट्रेडिशनली देखा जाए तो एक्चुअलीज हमेशा से इंश्योरेंस कंपनी में ही काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बहुत अलग अलग तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। सो लेट अस सपोज ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर ए। इसको डर है कि जब ये मर जाएगा इसका फैमिली का क्या होगा, इस पास उतना सेविंग्स है नहीं। तो ये बोलता है कि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है बी, बी एंड को। ये बोलता है कि ये बी एंड को प्रीमियम देगा। प्रीमियम क्या होता है? एक अमाउंट होता है जो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। उसके बदले इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, जो भी इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी जब ये मरेगा इसके फैमिली वालों को क्या देगा, कंपेंसेशन देगा या एक अमाउंट देगा। तो उसको हम बोलते हैं सम अश्योर्ड। तो सपोज करो ये इंश्योरेंस कंपनी को 20,000 पर एनम देता है, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी इसको बोलता है ओके, यू गिव अस 20,000 एंड व्हेनेवर यू डाई विल प्रोवाइड योर फैमिली विद अ सम अश्योर्ड ऑफ 10 lakhs। ठीक है, विद अ सम अश्योर्ड ऑफ 10 lakhs। तो ये होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एकदम बेसिक ओवरव्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। अब खरीदने वाले हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, खरीदने वाले करोड़ों लोग हैं, बेचने वाले ठोरे हैं। तो अब यहाँ पे ड्यूटी क्या होता है, एक एक्चुअली का ड्यूटी क्या होता है कि उसको प्राइस करके देना होगा कि ये प्रीमियम के लिए कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए, या फिर अगर ये सम एश्योर्ड है तो इसके लिए कितना प्रीमियम होना चाहिए। इसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। तो ये होता है एक बेसिक ओवरव्यू इंश्योरेंस क्या होता है। अब खाली लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, अलग अलग इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, यही सेम आदमी, लेट अस सपोज यही सेम आदमी जाता है सी एंड को के पास, यही सेम आदमी जाता है सी एंड को के पास, बोलता है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे नहीं पता कभी भी मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे हॉस्पिटल का खर्चा उठाना पड़े, मेडिसिन का बिल बहुत बड़ा बिल होता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया 5 लाख रुपए का खर्चा आ गया, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। सो आई विल गिव यू प्रीमियम अमाउंट, वापस आई विल गिव यू प्रीमियम अमाउंट, उसके बदले में जब भी मेरा जो भी मेडिकल एक्सपेंस हो वो आप लोग को उठाना पड़ता है। सो क्या हो गया, ये आदमी क्या करेगा, लेट अस सपोज 5,000 रुपीज देगा इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को। उसके बदले ये वाला इंश्योरेंस कंपनी बोलता है ओके यू गिव अस 5,000, 5 लाख तक आपका जो भी हॉस्पिटल का बिल वगैरह होगा वो हम लोग देखेंगे, आपको नहीं पे करना होगा। सो इस आदमी को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ऐसे ही होता है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कि एक जन को जिसको रिस्क है वो अपना रिस्क इवेंट्स इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करता है, अपना रिस्क जो है इंश्योरेंस कंपनी को दे देता है, बोलता है कि अब रिस्क आपका है। और इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क उठाता है कि बाई चांस इसको हम लोग को पेमेंट देना पड़ा तो हम लोग को उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए तो बोलते हैं कि करोड़ों लोग खरीदते हैं, बेचने वाले ठोर है, पर जरूरी थोड़ी ना कि करोड़ों लोग में से करोड़ों लोग ही आपका पेमेंट मांगने खड़े हो जाएंगे, नहीं। अजम्पशन होता है कि लेटर सपोज 1 करोड़ लोगों ने भी अगर ये 20,000 वाला इंश्योरेंस खरीदा, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें से उसमें से अगर 5,000 लोग भी क्लेम पेमेंट मांगते हैं तो ही हम लोग इंश्योरेंस चलाएंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर 1 लाख मांगने आ गए या 50 लाख लोग बोले कि नहीं हम लोग का पेमेंट चाहिए,
तो इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, इंश्योरेंस का पैसा ही नहीं होगा उतना, राइट। क्योंकि देखो क्या है, 10 लाख रुपया का सम एश्योर्ड है, 1 करोड़ लोग, डेढ़ से 10 लाख लोग भी अगर मांगते, अब प्रीमियम कितना ले रहा है, 20,000 करोड़ ले रहा है टोटल में प्रीमियम। तो इंश्योरेंस कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, जितना प्रीमियम लेंगे उससे ज्यादा उसका एक्सपेंस करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा बहुत असम्पशन होता है, थोड़ा बहुत फैक्टर्स होता है जिससे डिटरमाइन करते हैं प्रीमियम को और क्या सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो ये काम किसका होता है, एक्चुअलीज का होता है, ये एक्चुअलीज करके देते हैं हमको। तो इंश्योरेंस में एक्चुअली जैसे काम करते हैं, फिर खाली अब अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस आ रहे हैं। पहले बेसिक इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, आपके बाइक का इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, फिर धीरे धीरे हाउस इंश्योरेंस, फिर आपका कैजुअलिटी इंश्योरेंस, जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं, ये भी एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, कैजुअलिटी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, जो हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं उनका इंश्योरेंस होने लग गया, टीवी का इंश्योरेंस हो गया, आपके फोन का भी आजकल इंश्योरेंस होने लग गया है। कैसे, आपने एक आईफोन खरीदा, 1.5 लाख का आईफोन, एक बार में नीचे गिरा, टूटा, आपका जान निकल जाएगा कि एक बार में 1.5 लाख रुपया बर्बाद हो गया। और उसका खर्चा तो आपको पता है कितना महंगा होता है आईफोन ठीक कराने का या फिर रिप्लेस करवाने का। तो इंश्योरेंस क्या बोलते हैं जब मोबाइल स्टोर में जाओगे कि आप हम लोग को एक काम करो, ये जो 1.5 लाख का आईफोन है, इस पर आप हम लोग को 5,000 रुपये और दे दो, आपका इंश्योरेंस जाएगा। हाइपोथेटिकल है, इतना पता नहीं क्या रेट है, कि आप हम लोग को 5,000 रुपया और दो, आपको हम लोग इसका इंश्योरेंस करके दे देंगे। तो क्या है, आपसे अगर टूट जाए फोन या गुम हो जाए तो हम लोग आपको उसमें रेमेडी प्रोवाइड करेंगे, अगर फोन टूट टूट गया तो आपका क्या करेंगे, फ्री में हम लोग ठीक करके दे देंगे। तो अलग अलग टाइप का इंश्योरेंस है। अब एक तो है क्लाइमेट, जैसे जैसे क्लाइमेट रिस्क है, आज सब जगह ब्रिज टूट रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो क्लाइमेट रिस्क इज ऑल्सो मेजर रिस्क आज के दिन, ठीक है। तो ये एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है जहाँ पे एक्चुअलीज को अपना एक्सपर्टीज दिखाना पड़ता है। जैसे क्लाइमेट रिस्क का एक इम्पैक्ट क्या आता है, लेट अस सपोज किसान है, वो राइस उगाया, ठीक है, अब क्लाइमेट खराब हो गया, बाढ़ आ गया या एकदम सूखा पड़ गया, तो क्रॉप उगा ही नहीं। तो इस केस में होता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जहाँ पे फार्मर क्या हो सकता है, अपना क्रॉप को इंश्योर कर सकते हैं। सो अलग अलग टाइप का जैसे से इंश्योरेंस इवॉल्व हो, देखो इंश्योरेंस क्या है, इवॉल्व हो रहा है, राइट। जैसे से इवॉल्व होता रहेगा, एक्चुअलीज का और इसमें रोल भरता रहेगा। देन एक्चुअलीज then actuaries have also been much involved in the finance sector. फाइनेंस सेक्टर जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर का वैल्यूएशन वगैरह हो गया, एक शेयर होता है ना कंपनी का, शेयर मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं, तो शेयर उसका वैल्यूएशन एक्चुअली करके देते हैं कि इस शेयर का क्या प्राइस होना चाहिए। देन कोई भी आप इन्वेस्टमेंट लेने जाओगे आज के दिन, आप ऐसे तो नहीं जाओगे अच्छा ये इन्वेस्टमेंट मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं, आप पहले पूरा उसका पता लगवाओगे क्या रिस्क है उसमें। तो इस केस में एक्चुअलीज क्या करते हैं, अपना एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। देन बैंकिंग सेक्टर में क्या हो गया, प्रोडक्ट डिजाइन हो गया, कि आप जो सेविंग प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, अलग अलग टाइप के सेविंग प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो लोन्स होते हैं उसमें कितना आपको ईएमआई भरना है। इसमें एक और मेजर क्या रोल होता है एक्चुअली का, इसमें एक्चुअली क्रेडिट रिस्क बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट रिस्क क्या है। क्रेडिट रिस्क क्या होता है ना, आज आप लोग सब जानते हो विजय माल्या कौन है, ठीक है। अब लेट अस सपोज विजय माल्या गया कोटक में, बोला मुझे 1,000 करोड़ का लोन चाहिए या मुझे 1 करोड़ का लोन दे दो भाई, उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि उसका पास्ट हिस्ट्री बहुत खराब है, उसने पैसा लेके वापस रिटर्न नहीं किया। सो क्रेडिट रिस्क क्या हो गया, कि आप जब भी कुछ पैसा बोरो करते हो किसी से, और अगर आप उसको टाइमली रिटर्न करते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर बनता है, वो क्रेडिट स्कोर डिटरमाइन करता है कि आप कैसे टाइप के इंसान हो, पैसा लेके भागने वाले इंसान हो या पैसा देने वाले इंसान हो, रिटर्न करने वाले इंसान हो। अब क्या होता है, बैंक के पास एक कस्टमर तो जाता नहीं, बहुत सारे कस्टमर्स जाते हैं, राइट। बैंक के पास एक जन जाएगा जिसका क्रेडिट सपोज करो 10% टाइम्स, खाली जितना वैल्यू उसका खाली 10% टाइम्स तो रिटर्न किया अपना पैसा। एक जन जाएगा जो 100% जितना बार पैसे लिया टाइमली रिटर्न किया, सारा रिटर्न किया। तो अलग अलग टाइप का लोग बैंक में जाएगा, बट ये कैसे डिटरमाइन करे किसको कितना लोन देना चाहिए, किसको लोन नहीं देना चाहिए, किसका कितना ईएमआई होना चाहिए, किससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। एक एक्चुअली वो डिटरमाइन करिएगा इसका क्या क्रेडिट रिस्क है। अब जैसे क्या होता है कि बहुत बार मैनेजर्स क्या होता है कि लोन पास करवाने के नाम पे ना, लोन पास करवाने के नाम पे थोड़ा बहुत कमीशन खा लेते हैं, ठीक है। वो बैड रिस्क होता है। कोई भी आप कंपनी में जाओ, अगर आपको पता है कि इसका हैसियत नहीं है पैसा रिटर्न करने का, फिर भी आप इसको दे रहे हो क्योंकि आपको बोला ठीक है लोन का अमाउंट आपको दे देंगे, फिर तो खराब रिस्क हो गया। जितना भी खराब इंसान है बैंक के पास आ रहा है, और जो अच्छा इंसान है, और जो अच्छा इंसान है
वो उन लोग को भी यही बोला जा रहा है कि आपको अगर हम लोग से लोन लेना है तो आपको उनको कमीशन देना पड़ेगा। तो अच्छा इंसान तो दूसरा कंपनी के पास जा रहा है, दूसरा बैंक के पास जा रहा है, और जो बुरा इंसान है हम लोग के पास आ रहा है, ये वाला कंपनी के पास आ रहा है। तो ये तो खराब बात हो गया ना। तो यही सबको मॉडल करना कि किसका कितना क्रेडिट वर्दिनेस है, कैसे हम लोग सिचुएशंस को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, वो एक एक्चुअली का काम होता है। देन कंसल्टेंसी फर्म, जैसे कि हम लोग को पता है जहां पे रिस्क है वहां पे एक्चुअली कंसल्टेंसी फर्म क्या करते हैं, अपना कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं बाकी बिजनेसेस को, राइट। तो उसमें एक्चुअली का काम होता है बिजनेसेस को एडवाइस करना, उन लोग को स्ट्रेटेजीज बताना। सो देखा जाए तो एक्चुअली आज के दिन बहुत जगह इन्वॉल्व है, और जैसे जैसे अलग अलग रिस्क अलग अलग बिजनेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे जैसे नया नया फील्ड आ रहा है बिजनेस का, वैसे वैसे एक्चुअली का इन्वॉल्वमेंट करते जाएगा। एक और इमर्जिंग फील्ड है साइबर रिस्क, जिसमें क्या होता है आजकल कंप्यूटर से इतना सारा जो रिस्क होता है बिजनेसेस को, उसको इवेलुएट करता है एक्चुअली। सो ये तो था कि एक्चुअली क्या करते हैं, क्या काम होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ से परस्यू कर सकते हैं। तो ग्लोबली बहुत सारे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, सच एज द IFOA इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टीज ऑफ एक्चुअली, ये जो है आपका यूके का इंस्टीट्यूट है। देन आपका आता है IEI, ये अपना इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअलीज ऑफ इंडिया। देन आता है SOA भी है, कैस भी है। तो ये अलग अलग कंट्रीज की सोसाइटीज है, पर इंडिया में जो दो प्रेवलेंट सोसाइटीज है वो है IFOA एंड IEI। बाकी के जितने सोसाइटीज है, खाली ये नहीं, और भी बहुत सारी सोसाइटीज है, अलग अलग अफ्रीकन सोसाइटी है अलग, एक तो चाइना का अपना अलग है। तो बहुत सारे सोसाइटीज है, पर इंडिया में जो दो प्रेवलेंट है वो है IFOA एंड IEI। एंड ये जो दो सोसाइटी है इनका भी अच्छा का थोड़ा बहुत मार्केट शेयर है, जितना भी लोग एक्चुअली करते हैं थोड़ा बहुत लोग यहाँ से भी करता है। सो हम लोग का जो कोर्स होगा ना, हम लोग जो हम एट एक्चुअल हम लोग का जो भी कोर्स स्ट्रक्चर होगा, जो भी करिकुलम होगा, हम लोग यही दो इंस्टीट्यूट का फॉलो करने वाले हैं, IFOA का एंड IEI का। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट का। IAS अगर आप दे रहे हो तो आपको सबसे पहले तो एंट्रेंस टेस्ट होता है ACET, जिसका सिलेबस बहुत ही बेसिक सा होता है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब का सिलेबस होता है, उसका आपको क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये क्लियर करते हो तो आपको III का मेंबरशिप लेना पड़ता है। जब आप ACET क्लियर कर लोगे उसके बाद आपको III का मेंबर बनना पड़ेगा। एक बार आप III की मेंबर बन जाते हो उसके बाद आप अपना एग्जाम रूटीन कर सकते हो। वेर एज अगर आप IFOA से देते हो, जब आप IFOA से, उसमें कोई एंट्रेंस से स्टेप का नहीं होता है। उसमें क्या होता है, उसमें आप सीधा एक तो अपना पेपर देने में शुरू कर सकते हो। तो ये बेसिक था, ठीक है। अब IFOA में क्या होता है ना, आप अपना अगर फर्स्ट पेपर CM1 या फिर CS1 दे रहे हो तो आप एज अ नॉन मेंबर दे सकते हो वो पेपर। आप वो पेपर एज अ नॉन मेंबर दे सकते हो, मतलब आप उसके लिए कोई मेंबरशिप नहीं, खाली एग्जाम का फीस देना और वो पेपर आपको अटेम्प्ट करने। अगर आपको पेपर नहीं निकलता है, अगर आपको पेपर नहीं निकलता है तब आप क्या कर सकते हो, वापस से या तो CM1 या तो CS1 ही दे सकते हो एज अ नॉन मेंबर। और अगर आप CM1 और CS1 के अलावा या उसके साथ कुछ और पेपर दे रहे हो तो आपको मेंबरशिप लेना पड़ेगा। बट अगर एक बार आपका CM1 या CS1 में से कोई भी एक निकल जाता है और उसके बाद आप नेक्स्ट पेपर देना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लगेगा IFOA का। तो पेपर्स का बात करें तो यहाँ पे आता है CM1 CM2, जो पेपर्स है क्या क्या है, CM1 CM2, CS1 CS2, CB1 CB2 CB3, CP1 CP2 CP3, देन कोई भी दो SP पेपर और एक ऐसे पेपर। तो पेपर को हम पहले डिस्कस करते हैं कौन सा पेपर क्या चीज में डील करता है। CM1 या फिर CS1 ये होगा आपका फर्स्ट पेपर। अगर आप CM1 दे रहे हो तो आपका नेक्स्ट पेपर होगा CS1। अगर आप CS1 दे रहे हो तो आपका नेक्स्ट पेपर होगा या तो CS2 या फिर CM1। CM1 जो है वो है एक्चुअल मैथमेटिक्स, उसमें आप लोग बैंकिंग सेक्टर और जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री होता है उसके बारे में आप लोग सीखते हो। और जो CM2 होता है वो होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर, कैसे पोर्टफोलियो बनाते हो आप लोग शेयर मार्केट में, कैसे वैल्यू कर सकते हो अलग अलग चीज को। देन CS1 जो होता है वो कोर स्टेटिस्टिक्स का पेपर होता है, जो आपको पूरे कोर्स में जो स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट अप्लाइड होगा वो आप लोग इसमें सीखते हो। एंड CS2 जो है वो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर है, जिसमें जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है क्लेम्स का, कितने क्लेम्स होने चाहिए। देन उसमें आप लोग ये भी सीखते हो कि जो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे उन्होंने असम्पशन बोला था ना, कैसे कौन से असम्पशन लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए, वो आप लोग इसमें बनाना सीखोगे, मोर्टालिटी असम्पशन। देन आप लोग इसमें शेयर का जो प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस होगा शेयर का, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वो सब भी आप लोग देखो कैसे आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे। एंड इसमें मशीन लर्निंग और थोड़ा बहुत और है जो कि रियल लाइफ में बहुत काम आता है। ये जो चार पेपर होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पेपर A एंड पेपर B। CM1 CS1 CM2 CS2 का जो पेपर होता है वो थ्योरी पेपर होता है, और इन लोगों का जो पेपर B होता है
वो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। जैसे CM1 और CM2 में आपको एक्सेल कर सिखाते हैं, और CS1 और CS2 में आपको आर प्रोग्रामिंग सीखना होगा। तो क्या होता है, आप लोग जो थ्योरी में पढ़ोगे उसको आप लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे, एक्सेल या आर में अप्लाई कर पाओगे। तो उससे आप लोग का जो, जब आप लोग जॉब में जाओगे, जब काम शुरू करोगे, तो आपको ईजी होगा, क्योंकि आप लोग पहले ही अपना देख अप्लाई करके जो नॉलेज है कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन होता है CB1, CB2, CB3। CB1 जो होता है बिजनेस फाइनेंस का पेपर होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रेट करना। CB2 जो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। जिन लोगों का 11 ट्वेल्व में इकोनॉमिक्स था उसी का एडवांस वर्जन, या जिन लोग का इकोनॉमिक, जो लोग नहीं भी अवेयर है, उन लोग को इसमें पूरा इकोनॉमिक टर्म सिखाया जाएगा, कैसे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, कैसे एक इंडिविजुअल, फर्म या गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेता है। CB3 जो है, ये बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर होता है। ये एकदम इजी पेपर होते हैं बहुत। लोग इसको यूजली लास्ट में होते हैं। क्यों इजी होता है? क्योंकि इसमें एक तो ऑनलाइन गेम होता है, उस पर एक प्रोजेक्ट आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। देन आते हैं CP सीरीज में। पहले CP1 का बात करते हैं। CP1 क्या होता है? जो आपने CM, CS और CB में जो भी सीखा, उससे आपको CP1 का पढ़ाई करने में बहुत आसानी होगा, इसका प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि जितना भी आप लोगों ने सीखा है आपको इसमें अप्लाई करना है। इसमें जैसे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप लोगों को बिजनेस को स्ट्रैटेजीज बताना है, या फिर कोई भी इवेंट का आप लोग को इम्पैक्ट बताना है। ये यूजुअली बहुत टफ पेपर होता है। देन CP2, CP3। तो अब आप लोग जो भी काम करोगे, जैसे उन्होंने देखा कि कैसे प्राइसिंग हो रहा है अजम्पशंस देके, सो वो एक तो मॉडल बनाना पड़ता है। शेयर भी जब आप लोग वैल्यू करोगे तो आप लोगों को जो मॉडल बनाना पड़ेगा ना। आप लोग कुछ भी आज के दिन इसमें सीखोगे अपने कोर्स में, CS1, CS सीरीज में, तो आप लोग को मॉडल मॉडल बनाना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप लोग कोई भी चीज का वैल्यूएशन कर सकते हो। तो CP2 में आपको सिखाया जाएगा मॉडलिंग। मॉडलिंग का पूरा आप लोग का पेपर है। इसमें आप लोग को मॉडल बनाना और कैसे मॉडल को डॉक्यूमेंट करते हैं, ताकि बाद में आप लोग उसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर पाओ। देन CP3 में आप लोग को सिखाया जाता है, ये कम्युनिकेशन प्रैक्टिस का पेपर है, कि आप लोग का जो भी एक्चुअल रिजल्ट है आप लोग कैसे नॉन एक्चुअल लोग को बता पाओगे। ठीक है। SP पेपर्स क्या होते हैं ना, ये जब 10 पेपर कंप्लीट हो जाते हैं ना, आप लोग को मिलता है एसोसिएटशिप का डिग्री। जब ये 10 पेपर हो जाएंगे ना आप लोग के, CM, CS, CB, CP, तब आप लोग को मिलता है एसोसिएट का डिग्री। उसके बाद जब SP पेपर आपका क्या होगा, जब आप जो भी इंडस्ट्री में काम करोगे, जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कोर कंपनी में काम कर रहे हो, या फाइनेंशियल कोई फाइनेंस की कंपनी में काम कर रहे हो, या फिर आप कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अपना ये SP पेपर देना होता है। तो इसमें अलग अलग पेपर्स होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का SP1, SP2 होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में जाना है तो SP5, SP6 है। तो अलग अलग पेपर्स के ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको कोई भी दो देना पड़ता है। एंड सेम विद ऐसे, इसमें आपको एक देना पड़ता है। जब आपका 13 का 13 पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आपको मिलता है फेलोशिप का डिग्री। अब डेफिनेटली जितना भी डिग्रीज है, उसके लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे फेलोशिप आपको अगर चाहिए, तो आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपको फेलोशिप का मिलता है। सो ये था पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, कैसे क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का ओरिएंटेशन क्लास है, जिसका CM1 का। CM1 यानी एक्चुअल मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब ये नहीं कि आप लोग ने, अगर जिन लोग का भी स्कूल में, जिन लोग का 11 ट्वेल्व या सबके स्कूल में ट्रिगोनोमेट्री या वो सब नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, नॉर्मल एकदम, वो बस आप लोग इसमें अप्लाई करना होता है। तो इस जैसे CM1 जो कोर्स है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो भी पढ़ोगे ना, आप लोग रियल लाइफ से रिलेट कर पाओगे। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कि पेपर ए का कंटेंट क्या होता है। तो उसमें आप लोग जो भी आप लोग को मैं बताऊंगा, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि हाँ, रियल लाइफ में हम लोग को ऐसे ही करना होता है। एंड इसमें जो भी मैथ्स और अभी तक आप लोग करते हो, उसमें आप लोग को बस एक सम दे देते सॉल्व करने पर नहीं। इसमें आप लोग जब मैथ्स अप्लाई करोगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि इसको क्यों अप्लाई करो, उससे हम लोग को क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, और इस रिजल्ट को भी आप लोग अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। सो CM1 जो पेपर होता है, ये दो पेपर का कॉम्बिनेशन है, CT1 और CT5। तो क्या था ना, 2019 के पहले 15 पेपर होते थे, अभी 13 पेपर है। पहले 15 पेपर होते थे। तो CM1 जो है ना, दो पेपर CT1 और CT5 का कॉम्बिनेशन है। CT1 आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस का पेपर, बैंकिंग और फाइनेंस का पेपर। एंड जो CT5 है वो आपका कॉन्टिजेंसी का पेपर है। तो पेपर एक अगर बात करें, तो ये दो पेपर है, ठीक है। ये जो भी आप लोग पेपर ए में पढ़ोगे, आप लोग को पेपर बी में अप्लाई करना पड़ेगा। सो
बिफोर वी गो टू द क्या उसका सिलेबस है, पहले एक बात समझ लेते हैं। पेपर ये जो होता है, चाहे आप लोग आईएफओ से दो चाहे आप लोग आईआई से दो, एक मिनट। तो चाहे आप लोग आईएफओ से दो चाहे आप लोग आईआई से दो, इसका वेटेज होता है 70% और पेपर बी का होता है 30%। मतलब क्या, 100 मार्क्स का आप लोग को दो पेपर आएगा, ठीक है। पेपर ए, पेपर बी, 100 मार्क्स का दोनों आपको का पेपर आएगा। अब जो पेपर ए होता है उसका वेटेज है 70%। लेट अस सपोज आपको इस पेपर में 80 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए, और ये वाले पेपर में आप लोग का है 70, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका लेंगे 70%, जो कि आपका 56 है। इसका लेंगे 30%, जो कि आपका 21 है। इन लोग दोनों को करेंगे ऐड, तो आपका फाइनल मार्क्स क्या होगा, 77 आउट ऑफ 100। वो आपका होगा फाइनल मार्क्स। अब क्या होता है, आईएएस अगर आप दोगे तो आपको अग्रीगेट में, मतलब ये जो भी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 50% से ज्यादा लाना पड़ेगा, तो आप पास हो। और आईएफए का पास मार्क्स फ्लक्चुएट करते रहता है, 55 से लेकर 60 के बीच बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अब बात करें पेपर का पैटर्न, ठीक है। तो मतलब कैसे पेपर आप लोग को देना होगा। सो आईएफए से अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग को एमएस पेपर ही जो है वो एमएस वर्ड पे टाइपिंग में देना होगा। एमएस वर्ड का टाइपिंग में आप लोग को पेपर देना होगा। बहुत ईजी है, टाइपिंग प्रैक्टिस भी हम लोग आपको करवाएंगे, हम लोग का जब कोर्स, आप लोग जब भी हम लोग का सही टाइम आएगा, हम लोग आपको एमएस वर्ड का टाइपिंग प्रैक्टिस भी करवाएंगे। एंड जो आईआई का पेपर है ना, जो आईआई का पेपर है वो अभी एमसीक्यू हो गया, घर से ही देना पड़ेगा। ये दोनों पेपर जो आप लोगों को घर से देने हैं, आईआई का एमएस वर्ड पे टाइप करना होगा, और आईएफए का एमएस वर्ड पे टाइप करना है, और आईआई का जो है वो एमसीक्यू पेपर आएगा। और पेपर भी तो एक्सेल पे है, ठीक है। अब आईआई में क्या प्रॉक्टरिंग होता है, आईआई में प्रॉक्टरिंग बहुत अच्छे से होता है, और आईएफए में प्लेगरिज्म चेक होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आईएफए से चीटिंग कर पाओगे, नहीं। आप लोग आईएफए में भी आप लोग का प्लेगरिज्म चेक होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली जहां तक बात चल रहा है कि सीएम सीएस सीवी पेपर्स जो है उसको शायद उन लोग प्रॉक्टरिंग करेंगे, बट अभी तक खाली बात ही चल रही है, कुछ कंफर्म नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि 70% है तो इसमें 100 मार्क्स लिया, इसमें जीरो लिया एक्सेल। वैसे नहीं होता। अगर आप लोग वैसे करोगे तो आप लोग का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वही रहेगा, आप लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज एकदम नहीं रहेगा। आप लोग को दोनों पेपर में अच्छे से अपना बेस्ट एफर्ट देना है। अगर आप लोग जितना पेपर ए में एफर्ट दे रहे हो उतना ही पेपर बी में दे रहे हो, तो आप तभी आप लोग इस पेपर का असली मतलब अपना वैल्यू ऐड कर पाओगे अपना नॉलेज को। और इसमें कुछ भी रटने का नहीं है। अगर आप रटोगे तो अभी आप लोग पास कर जाओगे, फिर इंटरव्यू में आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे। एंड रटना भी क्यों है, आप लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, आप लोग जो भी करोगे। अब बात करते हैं, पहले CT1 डिस्कस करते हैं, जो CT1 पोर्शन है CM1 का। सारा नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बताएंगे। तो CT1 में हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। जो बैंक में आप लोग जब भी अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आप लोग को मिलता है ना। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है। देन इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट क्यों होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब पहले 10 रुपए में 6 पुचका आता था, अभी 10 रुपए में 2 पुचका देता है मेरे नीचे वाला, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो जो पैसे का वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। आप लोग पहले अगर देखो, जो लेस का पैकेट होता था, 5 वाला जो आप लोग क्वांटिटी देता था, आज 10 वाला में उतना ही क्वांटिटी दे रहे हैं। पैकेट बस बड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। क्योंकि आप लोग पैसा से 1 रुपए से पहले जो खरीद पाते थे, आज वही चीज 1 रुपए में आप लोग नहीं खरीद पाओ। देन इसमें आप लोग सीखते हो कि जो लोन आप लोग बैंक से लेते हो लोन, वो लोन का ईएमआई कौन डिटरमाइन करता है, कैसे डिटरमाइन होता है, और कितना लोन आप लोग को मिलता है वो भी कैसे डिटरमाइन होता है। एक पर्टिकुलर जो ईएमआई होता है उसके लिए कितना लोन आप लोग को मिलता है वो डिटरमाइन करते हो। फिर कोई प्रोजेक्ट में, जैसे अगर आप लोग बात है कि बहुत पैसा आप लोग के पास, ठीक है, आप लोग को बोल रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाना है, तो बिल्डिंग आप लोग को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहिए। उसके लिए आप लोग थोड़ा देखोगे ना कि मेरे को कितना पैसा वापस मिलेगा, मेरा जो पैसा लगाए है, या मेरा पैसा कब तक मुझे वापस मिलेगा। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया वो सब।
फिर शेयर का वैल्यूएशन करना सीखते हैं, एकदम बेसिक डिविडेंड मॉडल के हिसाब से शेयर का वैल्यूएशन करना सीखते हैं कि हम लोग जो शेयर मार्केट में आज आप लोग देखो बहुत सारे शेयर्स है, तो कैसे अगर हम लोग किसी शेयर खरीदना है तो हम लोग कितना भाव में खरीदना चाहिए, कोई भी हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं हम लोग कितना देना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट का। अगर आज मैं अपना 10,000 भी किसी को दे रहा हूँ, 10,000 किसी प्रोजेक्ट में लगा रहा हूँ, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे कितना मिल रहा है, वो हम लोग देखते हैं कि इस पे हम लोग को कितना यील्ड मिल रहा है, ये सब सीखेंगे हम लोग। देन कि एक तो और टॉपिक है टर्म्स होते हैं, वो भी इजी से है, वो हम लोग जब करेंगे तब जानेंगे। देन CT5 वाला जो पोर्शन है, ये सब भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग पूरा रिलेट कर पाओगे। CT5 वाला पोर्शन जो है वो है कि एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करता है। जैसे कि हम लोग ने देखा था प्रीमियम एक्चुअली का काम क्या होता है, प्रीमियम बताना। फिर तो अब एक तो एग्जाम्पल लेके हम लोग पहले समझते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ये CT5 वाले पोर्शन में। मैं हूँ, मेरा उम्र है 20 साल, ओके, आई एम 20 years old। मैं नॉन स्मोकर हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ, सच बोल रहा हूँ। एंड मैं रैश ड्राइविंग भी नहीं करता हूँ, ठीक है, तो आई एम अ सेफ राइडर। वेर एज मेरा एक दोस्त है, वो भी 20 साल का है, स्मोक करता है और पॉर्श चलाता है, ठीक है, एकदम तेज स्पीड में। सो इज अ हैवी राइडर, ठीक है, इज अ हैवी राइडर। हम लोग दोनों जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलते हैं, हम लोग दोनों जाते हैं सेम टाइम पर, वो बोलते हैं हम लोग को 10 लाख का सम एश्योर्ड अपना करवाना है, हम लोग को प्रीमियम बताओ क्या लगता है, मेरा प्रीमियम ज्यादा आएगा या इसका, जो मेरा दोस्त है। अगर मुझे बोलता है कि आपको 10,000 पड़ेगा, तो मेरा दोस्त को ज्यादा पड़ेगा, दोस्त को कम पड़ेगा प्रीमियम, या उसको भी सेम पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, दोस्त को 10,000 से ज्यादा ही प्रीमियम पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है ना। आज वो स्मोक भी करता है, फूकता भी है, वो गाड़ी भी एकदम तेज चलाता है अपना, तो उसका मरने का चांसेस ज्यादा है। हो सकता है पहले मैं मर जाऊं, उसमें नो डाउट है, बट वो तो फ्यूचर का इवेंट है ना। इंश्योरेंस कंपनी के लिए अभी तो ये ज्यादा रिस्क में, तो इससे ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे, राइट। अब अगर क्या होगा कि मुझसे भी 10,000 चार्ज करे और इससे भी 10,000 चार्ज करे, तो मेरे को तो लगेगा ना कि हम कुछ करता नहीं है ना, ना ज्यादा रैश ड्राइविंग करता है ना स्मोक करता है, फिर भी मेरे से उतना ही पीएम चार्ज करे जितना इससे कर रहा है। अब हम अपना आदत तो नहीं बदलेगा, हम स्मोक करना शुरू नहीं कर देगा ना तेज चलाना शुरू कर देगा, राइट। तो हम क्या करेगा, आई विल गो टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी एंड आई विल से आई वांट टू बाय योर प्रोडक्ट। तो वो अब मेरे को अपने हिसाब से चार्ज करेगा, ठीक है। ये हम लोग एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ए। आई वेंट टू इंश्योरेंस कंपनी बी, जहाँ पे वो लोग राइडर और नॉन राइडर, जो सेफ राइडर है और जो स्मोकर, उन लोग को अलग अलग प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो मैं उसके पास जाऊंगा। अब ये क्या होगा, ये किसी और कंपनी में जाएगा तो इसको ज्यादा प्रीमियम चार्ज होगा, तो इसी कंपनी में रह जाएगा। तो क्या होगा, जितना भी बुरा बुरा रिस्क है वो कंपनी ए में चला जाएगा, और मैं जितना भी अच्छा अच्छा रिस्क है हम लोग चले जाएंगे कंपनी बी में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब क्लेम का बारी आएगा, हम लोग सोचे कि चलो हम लोग का इतना सारा रिस्क है, 5% लोग हम लोग का क्लेम करेंगे। पर क्या हो रहा है, अच्छे अच्छे लोग दूसरे कंपनी में जा रहे हैं, इन लोग से ले ही नहीं रहे, और बुरे बुरे लोग इन लोग की कंपनी में आ रहे हैं। तो ये 5% का 15%, 20%, या कुछ भी हो सकता है ना, जितना लोग क्लेम करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो दिवालिया निकल जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए कि किससे कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, क्या अजम्पशन लगाना चाहिए, और कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए। तो ये सब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे प्राइस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स। तो हो गया एक तो क्या, प्रीमियम प्राइसिंग, कितना हम लोग प्राइस करना चाहिए अपना प्रीमियम। देन देन क्या होता है कि एक बार प्रीमियम आ गया, ठीक है, जैसे हम लोग का जो केस था 20,000 करोड़, प्रीमियम आ गया। अब सुना सारा प्रीमियम हम लोग उड़ा देंगे, नहीं, हम लोग को प्रीमियम बचा के रखना है, क्योंकि अभी हम लोग को कोई क्लेम नहीं करेगा, राइट। पर जब क्लेम करेगा तो हम लोग को अगर पैसा ही नहीं हुआ देने के लिए, तो इंसॉल्वेंट हो जाएंगे ना। तो कितना हम लोग को रिजर्व बचा, उसको बोलते हैं रिजर्व, जो मनी सेट असाइड करते हैं ना फ्यूचर के लिए, उसको बोलते हैं रिजर्व। कितना फ्यूचर रिजर्व हम लोग को रखना चाहिए, 20 करोड़ का 20 करोड़ तो रख नहीं सकते, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का भी बहुत खर्चा होता है। तो कितना परसेंटेज हम लोग को रिजर्व में रखना चाहिए, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हम लोग को रिजर्व, कैसे कैलकुलेट करना चाहिए कितना रिजर्व है। तो ये सब हम लोग इसमें सीखते हैं। तो अभी हम लोग एकदम बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं, ये था CM1, ठीक है, एकदम ओवरव्यू। अभी हम एकदम बेसिक टॉपिक से शुरू करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। किसी को कोई भी डाउट यहाँ पे, अभी तक कुछ भी कुछ समझ नहीं आया। ओके, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
टर्म देख के क्या समझ आ रहा है कि मनी का जो वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होता है, मनी का जो वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होता है। क्या वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होता है मतलब ये नहीं कि 10 का नोट 20 का नोट, वो सब नहीं। मनी का जो परचेसिंग पावर होता है, लेट अस सपोज आज एक ब्रेड का पैकेट आता है 20 रुपीज का। लेट अस सपोज आज से 10 साल पहले या आज से 5 साल पहले वही ब्रेड का पैकेट आता था 10 रुपीज का। तो आज अगर आज मुझे दोनों सिचुएशन में अगर मैं 20 रुपया हो, 20 रुपीज हो मेरे पास, तो क्या मैं 2 पैकेट ब्रेड आज खरीद पाऊंगा? नहीं, आज मैं एक ही पैकेट ब्रेड खरीद पाऊंगा, जबकि पहले मैं 2 पैकेट खरीद पाता था। तो मनी का जो परचेसिंग पावर है वो विद टाइम डिक्रीज होता है। क्यों? क्यों डिक्रीज हो रहा है पावर? मनी का ये जो परचेसिंग पावर है क्यों डिक्रीज हो रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहा है। सो ये एकदम एक्सप्लेनेशन के लिए खाली। सो एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखें, हम लोग के पास है 300 रुपया, ठीक है, वी हैव 300 रुपीज। अब हम लोग आज खड़े हैं, आज ठीक है, अभी हम लोग खड़े हैं टाइम जीरो पे। आज को टाइम जीरो डिनोट करते हैं, 1 साल बाद को टाइम 1 बोलते हैं, 2 साल बाद को टाइम हम लोग 2 बोलते हैं। आज एक चीज है जो हम लोग 10 रुपये में खरीद पा रहे हैं, आज एक चीज है जो हम लोग 10 रुपये में खरीद पा रहे हैं, ठीक है। 2 साल बाद, 1 साल बाद वही चीज 20 का हो जाएगा, और 2 साल बाद वही चीज 30 का हो जाएगा। तो जब वो चीज 30 का होगा हम लोग कितना खरीद पाएंगे? 10 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी खरीद पाएंगे। जब वो चीज 1 साल बाद 20 का होगा हम लोग कितना खरीद पाएंगे? 15। पर आज अगर हम लोग को चीज खरीदना है तो हम लोग कितना खरीद सकते हैं? 30। आज अगर हम लोग खरीदने जाए हम लोग 30 वो खरीद सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पैसा है 300 रुपया तो फिक्स है हम लोग के पास, पर उससे हम लोग कम कम चीज खरीद पा रहे हैं, उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मेन रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि पैसा का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम, या फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। सो लेट अस सपोज, अगर इफ आई वो टू ऑफर यू मनी, ठीक है, आज मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे पैसा ले लो, या तो आज ले लो, टाइम जीरो पे मतलब आज ले लो, या तो 1 साल बाद में से 100 रुपया ले लो। मोस्ट ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू क्या बोलेंगे? मुझे आज पैसा दे दो। क्यों? हो सकता है 1 साल बाद में आप लोग को पैसा देने से मना कर दूं, तो ये हो गया सर्टन। हो सकता है ना मैं आप लोग को पैसा देने से मना कर दूं, मैं क्यों आप लोग को पैसा दूं? ये हो गया अनसर्टेन। अनसर्टेन। देन देन आज आप लोग में से पैसा लेके क्या कर सकते हो? या तो अपना कोई चीज खरीद सकते हो कम दाम पे, जो है जो कि 1 साल का ज्यादा दाम पे होगा, ठीक है। तो आज आप लोग को वैल्यू उस मनी का ज्यादा मिलेगा, और 1 साल बाद उस पैसा का वैल्यू आप लोग के पास कम होगा। या फिर आप लोग वो वाला वैसे पैसे ले किसी और को दे सकते हो। मैं आप लोग से इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, मैं आप लोग को बोलूंगा कि मुझे कुछ पैसा ऐसा नहीं चाहिए इसके ऊपर, आप लोग 100 लियो, मैं इसको 100 वापस दे दो। बट आप लोग क्या करोगे? हो सकता है आप लोग का इन्वेस्ट कर दो पैसा, शेयर खरीद लो, सुजलोन का शेयर का प्राइस कितना बढ़ रहा है, राइट। तो आप लोग क्या करोगे? कहीं इन्वेस्ट करके उस पर आप लोग कुछ कमा सकते हो। पर अगर 1 साल बाद आप लोग लोगे, तो आप लोग जो 1 साल में कमा सकते थे वो खो दोगे। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। मतलब अगर आज मैं आप लोग को बोलूं कि 1 घंटा या तो पढ़ लो, या फिर 1 घंटा गेम खेल लो। अगर आप 1 घंटा गेम खेलते हो तो उसमें आपका क्या लॉस हो रहा है? 1 घंटा पढ़ाई का।
अगर आप 1 घंटा पढ़ाई करते तो आपको क्या लॉस हो रहा है, 1 घंटा गेम खेलने का। तो दोनों में से आप लोग को एक चीज चुनना पड़ेगा ना, दोनों में से कोई एक चीज आप लोग को चुनना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। तो आप लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जा रहे हैं, यहाँ पे नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप लोग आज पैसा लेते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ से आप लोग का गया, पैसा तो आप लोग को मिल रहा है ना, तो आप लोग कुछ भी करोगे उस पैसा का। ठीक है। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से, तो मुझे आप लोग से कुछ चार्ज करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आप लोग को आज पैसा दे रहा हूँ तो मेरा भी तो ये सब जा रहा है ना। हो सकता है आप लोग मेरा पैसा लेके भाग जाओ, हो सकता है आप लोग मेरा पैसा लेके भाग जाओ, राइट। हो सकता है आप लोग मेरा पैसा लेके भाग जाओ, या फिर मैं ये वाला पैसा को कोई और इन्वेस्ट करता, मुझे इससे ज्यादा वैल्यू मिलता, ज्यादा कमाता। और अगर आज मैं आप लोग से ज्यादा पैसा चार्ज नहीं करूंगा, आज मैं अगर आप लोग ज्यादा पैसा चार्ज नहीं करूंगा, तो 1 साल बाद मैं इससे खरीदूंगा क्या। आज एक आज एक गेम है, मैं 100 रुपए में खरीद सकता हूँ, क्या कल को 100 रुपए में खरीद पाऊंगा 1 साल बाद, नहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाई डू वी पे इट। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज इंटरेस्ट एंड व्हाई डू वी पे इट। सो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है लिखो। इंटरेस्ट इज द कंपेंसेशन, इंटरेस्ट इज द कंपेंसेशन और अमाउंट ऑफ मनी which which is paid to the owner of capital which we use। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इज अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड टू द ओनर ऑफ द कैपिटल विच वी यूज। आज मेरा कैपिटल क्या है, मेरे पास 100 रुपया, वो मेरा कैपिटल हुआ। कैपिटल क्या हो गया, कोई आपका एसेट हो गया, कोई भी पैसा हो गया आपके पास। तो अगर आप लोग मेरा कैपिटल यूज करो तो आप लोग मुझे इंटरेस्ट पे करोगे, राइट, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे ना, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा दोगे। अगर मैं किसी का पैसा यूज करूंगा, मुझे उससे कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, फ्री में तो मुझे कोई देगा नहीं, अनलेस मेरा बहुत खास रिश्तेदार हो। और हम लोग क्यों क्यों पे करते हैं, क्यों हम लोग को रिसीव होता है, बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर जैसे हमने डिस्कस किया, वो मेरा पैसा लेके भाग गया, तो मुझे तो कुछ चाहिए ना उसके ऊपर, कि भाई मैं इतना रिस्क ले रहा हूं आपको देने का, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो। फिर होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था पर आपको दे रहा हूँ। देन क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम। वही बात, आज मैं 100 रुपए में अपना सामान खरीद सकता हूँ, 100 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा 1 साल बाद, तो मुझे आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए। जितना रिस्क ज्यादा, जितना रिस्क ज्यादा उतना इंटरेस्ट का अमाउंट ज्यादा। ठीक है। एंड जितना वैल्यू, और जैसे मेरा वैल्यू ऑफ मनी, जितना मुझे लगता है कि अगले 1 साल में इन्फ्लेशन 10% होने वाला है, उतना ही मैं आपको ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होगा, इंटरेस्ट उतना ज्यादा। ठीक है, ये लिख लो। सो लेट अस बिगिन। हम लोग बात करते हैं कि दो टाइप का इंटरेस्ट होता है, दो टाइप का इंटरेस्ट होता है। पहला टाइप का इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, एकदम सिंपल है। भाई बार हम लोग को तो एकदम कॉम्प्लेक्स चीज पसंद है, एकदम सिंपल चीज में किसको इंटरेस्ट है बताओ, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ना, एक बार जो आप लोग ने किसी को
एक बार जो आप लोग का ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आप लोग को इंटरेस्ट मिलता रहेगा। द आप लोग डेफिनेशन लिख लो, द इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल या फिर इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। द इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल और द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। इसका क्या मतलब हुआ? और सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरा नाम भी है, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि बैंक आपको ऐसा बोल रहा है, बैंक आपको ऐसा बोल रहा है, लेट अस सपोज अज्यूम कि आप आज अगर हम लोग को 10,000 रुपया देते हो तो हम लोग आपको इसके ऊपर 4% सिंपल इंटरेस्ट देंगे हर साल। 4% सिंपल इंटरेस्ट देंगे हर साल। मतलब क्या कि आज से एक साल बाद आपके बैंक में कितना रुपया होगा? 10,000 जो होगा आपके पास वो तो रहेगा ही, उसके साथ 4% ऑफ ये 10,000 रुपया, जो कि आपका कितना हो गया? 4%, 10,000 प्लस 400, ठीक है। एक ट्री से समझते हैं, एक तो ट्री बनाते हैं काम। आज आपके 10,000 रुपया है एट द रेट 4%। तो बैंक बोल रहा है आपको 10,000 पे सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 4%। मतलब क्या? एक साल बाद मुझे कितना मिलेगा? 10,000 और 400 रुपया। अब सिंपल इंटरेस्ट का देखो डेफिनेशन क्या है, द इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड ओरिजिनल इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल और द इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लोग का इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? 10,000। तो अब जो सेकेंड ईयर में हम लोग आएंगे, एक एक साल हो गया, मेरे बैंक में कितना हो गया? 10,400। तो अब हम लोग को इंटरेस्ट 10,400 पे नहीं मिलेगा, बल्कि किसे मिलेगा? 10,000 पे मिलेगा। तो ये क्या हो गया? वापस देखो, दो ब्रांचेस निकलते हैं, 10,400 और ये 400 एज इट इज नीचे आ जाएगा। नीचे मतलब कि हम लोग का बैंक अकाउंट में जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया? 10,400 प्लस 400 विच इज 10,000। एंड ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इनिशियल जो अमाउंट है उसी पे हम लोग को मिलते जा रहा है। इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हम रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। लेटर सपोज आप कोई लोन लेने गए, बैंक वाला बहुत चालू होता है। आप कोई लोन लेने गए, आपको बोला कि आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो ओरिजिनल लोन अमाउंट है। तो आपने लेटर सपोज कोई भी चीज के लिए बैंक से 1 लाख का लोन लिया। अब आप बैंक को ईएमआई पेमेंट करते हो definitely। तो अब एक बात देखो, लेटर सपोज आप बैंक को 14,000 का ईएमआई मंथली पेमेंट 14,000 का ईएमआई देते जा रहे हो, और बैंक वाला बोल रहा है कि आपको 10 महीना के लिए देना पड़ेगा 1,40,000। आप तो बोलोगे कि हम लोग ने 1 लाख का लोन अमाउंट तो हम लोग 40,000 दे रहे। 40,000 क्या हो गया यहाँ पे? 40,000 हो गया आपका इंटरेस्ट अमाउंट। अब दो तरीका होता है, या तो बैंक बोलेगा ये जब 14,000 देते जा रहे हो ये तो फिक्स्ड है। तो बैंक यहाँ पे क्या कर रहा है? आपको बोला कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है ना, आपका इंटरेस्ट आपको ईएमआई अमाउंट कैलकुलेट हुआ ऑन बेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। चाल आपको बोला बैंक आपको बोला कि आपको 4% का हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ लेटर सपोज। या फिर एक काम करते हैं, इसको पर एनम, ठीक है, 10 साल का कर लेते हैं। 4% पर एनम आपको हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 1 लाख का लोन था, हम लोग ने दिया 14,000 पहले साल। तो 10,000 तो क्या हो गया हम लोग का? जो कैपिटल रीपेमेंट है, जो 1 लाख ये उसमें से 10,000 गया, 4,000 हम लोग का क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट। तो हिसाब से देखा जाए तो हम लोग को कितना लोन अमाउंट बचा? 90,000 का बचा। पर बैंक हम लोग से अभी भी कितना कितना पे चार्ज कर रहे हैं? 4,000 चार्ज कर रहे हैं, जो कि 1 लाख पे था। तो यहाँ पे इसका यूज होता है। या फिर कोई डिपॉजिट आप लोग बैंक में करने गए, आप लोग अपना बैंक अकाउंट में बोले कि हमको एक जैसे वाले एग्जाम्पल हम लोग दिए थे, तो ऐसे हो गए कि आप लोग को भरा हुआ पैसा पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, पर इनिशियल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। नहीं अच्छा सॉरी, हम लोग पहले इसको थोड़ा बहुत डेफिनेशन से वो लिख लेते, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये आप लोग के पास कहाँ पे है, टाइम जीरो। आप लोग जहाँ खड़े हो उसको टाइम जीरो मान लो, ठीक है। तो जो जीरो टाइम जीरो पे जो आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू की प्रेजेंट में जो वैल्यू है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेट अस सपोज 5%। अगर आप लोग 5% ले रहे तो आप लोग को लिखना पड़ेगा 5/100 या फिर 0.05, ठीक है। एंड टी इज द टाइम, टाइम पीरियड। एक और बात याद रखना, टाइम पीरियड मतलब क्या, 1 ईयर हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 डे हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल ये प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रिंसिपल अमाउंट जो प्रेजेंट वैल्यू है इनटू रेट इनटू टाइम। अब अगर आप लोग 0.05 लिख रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ पे बाई 100 लिख देना और यहाँ पे 5 लिख देना, ठीक है। यहाँ पे एक बात आप लोग को देखना पड़ेगा कि जो आर है, अगर ये आर है 1 ईयर, मतलब 1 साल का अगर रेट का बात कर रहे हैं, तो ये जो टाइम पीरियड होगा ना, ये भी इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर होना चाहिए। जैसे अगर 10 महीना का बात कर रहे हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ईयर में, 10/12 करेंगे, है ना। और एक और बात, 1 साल बाद हम लोग का जो बैंक में पैसा होगा, हम लोग का आज का पैसा को क्या बोले हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू। 1 साल बाद का पैसा उस पर इंटरेस्ट जुड़ के हम लोग को मिलेगा, कुछ जुड़ के हम लोग को मिल रहा है। मतलब क्या, पैसा बढ़ रहा है, हम लोग का पैसा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अक्यूमुलेट हो रहा है हम लोग का पैसा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एवी। एवी क्या होगा हम लोग का, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू, एक मिनट, एक मिनट, प्रेजेंट वैल्यू जो है प्लस पीवी इंटू आर इंटू टी विच इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 + RT। इस टी को हम लोग एक काम करेंगे ना, इस टी को हम लोग लिखेंगे अब एन, ठीक है, लेट टी बी एन और आर बी आई। तो पीवी प्लस आर टी है, पीवी प्लस एन आई। एकदम फॉर्मूला एकदम सिंपल है, इसी पे तो सम कर लेते लेटर सी सम। तो हम लोग को बोला है कि 10,000 हम लोग का है प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग का रेट ऑफ, हम लोग को बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम लोग का, पीवी जो है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 5% और टाइम हम लोग को दिया 2 साल। कैलकुलेट करना हम लोग को अक्यूमुलेटेड वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे होगा, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया यहाँ पे, 10,000 इंटू 5 इंटू 2, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बाई 100 या फिर 0.05 लेके कर सकते हैं। तो क्या होगा, कैलकुलेटर में आपको कैलकुलेट करो, 5% क्या होता है, तो कितना होगा, बोलो आप लोग कितना होगा, चलो कैलकुलेट करो। 1,000, 1,000 हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, 2 साल का। और अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो गया, 1,000 प्लस 10,000 विच इज 11,000। एकदम सिंपल इंटरेस्ट, एकदम सिंपल है ये, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और आप लोग को इसमें इंटरेस्ट भी क्या रहेगी, आप लोग को इंटरेस्ट दिख रहा है इसमें कि इंटरेस्ट अमाउंट है, कुछ पैसा का अमाउंट है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप का, ये असली मजा आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और पूरे का हम लोग का जो CM1 है, इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में डीलिंग करते जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग है ना, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी तक हम लोग क्या देखें,
कि हम लोग का जो इनिशियल अमाउंट था, उसी पे हम लोग को इंटरेस्ट या तो मिल रहा है या तो देना पड़ रहा है, राइट। अब क्या होगा, हम लोग को इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। हम लोग को इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज वेरी गुड थिंग। मतलब इसके बाद आप लोग डेफिनेशन लिख लो, ये वाला जो डेफिनेशन है ना सिंपल इंटरेस्ट का, द इंटरेस्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड on the accumulated principal amount. The interest amount is calculated on the accumulated accumulated amount, accumulated amount, ठीक है। ओरिजिनल इनिशियल प्रिंसिपल को के बदले accumulated amount। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब क्या है, जो पुराना वाला एग्जांपल था हम लोग का, 10,000 जो है हम लोग के पास एट द रेट 4%, 4%। नाउ हम लोग को है कि जो 10,000 एट द रेट 4% है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब क्या, एक साल बाद आफ्टर 1 year वी विल हैव 10,000 and 400, which is 10,400. Now according to the definition, accumulated अमाउंट पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा या फिर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब इस बार हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलेगा किस पे मिलेगा, 10,400 पे हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा। तो दो ब्रांचेस निकले गए थे दोनों में से, एक तो हम लोग का जो 10,000 है उस पे हम लोग को मिलेगा ही, ठीक है, और 400 जो हम लोग का इंटरेस्ट अमाउंट है उस पे भी मिलेगा, क्योंकि 10,400 पे मिले ना, 10,000 अलग 400 अलग। तो 400 का 400 और इसका 4% होता है 16। तो 10,400 प्लस 400 प्लस 16, 10,400 हम लोग का आफ्टर 1 year था अमाउंट, प्लस 416, मतलब क्या हो गया, 400 प्लस 16, तो 10816। सो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, in the simple interest we did not get any interest on interest, in this one we are getting interest on interest, very interesting ना। तो जितना भी टर्म यूज करेंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू, रेट, टाइम, वो सब सेम रहेगा, ठीक है। इसका आप लोग को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे हम लोग ने पिछले में डिस्कस किया था, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका आप लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एक बार आप लोग को बता देता हूँ। लेट अस सपोज मेरे बैंक में मैं 10,000 रुपये डाला, मेरे बैंक में 10,000 रुपये डाला, उस 10,000 का मुझे मिलेगा 10,400। अब नाउ द बैंक, नाउ द बैंक विल पे मी इंटरेस्ट ऑन दिस 10,400 इंस्टेड ऑफ दिस 10,000, तो 10816। उसके बाद इस वाले पे मुझे मिलेगा, ठीक है। डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है। अब नाउ इफ आई वांट अ लोन, नाउ इफ आई वांट एनी लोन, तो क्या होगा, I have taken a loan of 1 lakh. Now I have paid the EMI of 14,000. Let us forget the total number of EMIs paid. I have paid the EMI of 14,000. Now the interest was 4%. तो फर्स्ट टाइम के लिए चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम होगा उसके लिए हम देखिए सेम है, 400 राइट। मंथ में होगा तो मंथ में सेम, अगर हम लोग डे में पेमेंट करें इंटरेस्ट का तो डे में सेम। तो फर्स्ट टाइम पे सेम है, उसके बाद हम लोग का चेंजेस हो रहा है, राइट। तो इस वाले में 10,000 वी पेड फॉर कैपिटल वाला एंड 4,000 वी पेड फॉर इंटरेस्ट। नाउ नाउ वी आर सेइंग कि अब हम लोग 90,000 पे देंगे। अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या हो गया, अक्यूमुलेटेड वैल्यू जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा बढ़ेगा हम लोग का पैसा, कम भी तो सकता है, बट हम लोग का पैसा एट द फ्यूचर रेट क्या हो रहा है, राइट। अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या होगा कि हम लोग का पैसा क्या अक्यूमुलेट हो रहा है, हम लोग का पैसा -10,000 से अक्यूमुलेट हो रहा है, -10,000 से आगे बढ़ रहा है। सो अब हम लोग 90,000 पे, सॉरी 9 का सीन हो गया, एक मिनट। सब हम लोग 90,000 पे अपना बचाव पेमेंट देंगे, फिर ऐसे कम होता जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो इसका यूजेस ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो एक सम को लेते हैं जल्दी से, 10,000, ठीक है, एट द रेट 4% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। पहले इसका एक सम करेंगे, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा,
10,000 पहले साल में हम लोग को कितना मिलेगा, 1 प्लस 0.04, एक मिनट, 1 प्लस 0.04 इंटू 1, क्योंकि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पहले यूनिट ऑफ टाइम का सेम रहेगा, विच इज 10400. Now on this amount we'll get the another interest, right? So into 1 plus 0.04, which is 10816. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 10,000 पे एक बार 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हुआ, वापस से 1 प्लस आई मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड इट विल गो ऑन अंटिल जितना भी स्पेसिफाइड टाइम है. सो अब ये जो हम लोग का हो रहा है, ये क्या हम लोग का अक्यूमुलेटेड वैल्यू हम लोग को इससे मिल रहा है. सो पहले हम लोग लिखेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू विल बी इक्वल टू पीवी 1 plus I to the power n या 1 plus R to the power t, and the compound interest part क्या होगा, accumulated value minus PV. accumulated value minus PV ना, 10,400 minus 10,400, 400 is our interest amount. Okay, इसका मतलब हम लोग को हमेशा, अगर हम लोग का पैसा रख के रखे, निकाले नहीं, पैसा को निकाले नहीं ना वापस इन्वेस्ट करे, हम लोग को हमेशा उसके से कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट में कम मिलेगा. चलो केस देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे एकदम एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलता रहेगा. अगर ये 100, 200, 300, 0, 1, 2, तो एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा. बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करिए, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बात करें तो ये हम लोग का ऐसे बढ़ेगा. ओके, ये हाइपोथेटिकल ग्राफ है, अगर आप लोग अपना मैथ चेक करोगे तो उसमें आप लोग को दिखेगा. नाउ इस कोर्स के लिए जो एक्चुअली कोर्स है, आप लोग के जो स्पेशल कैलकुलेटर होता है, FX स्पेशल नहीं, नॉर्मल सा कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर होता है FX82 ES प्लस, FX82 ES प्लस, ये वाला कैलकुलेटर आप लोग को खरीदना पड़ेगा. ये वाला कैलकुलेटर से आप लोग सर अपना कैलकुलेशन वगैरह कर पाओगे. FX82 ES प्लस, ये वाला कैलकुलेटर आप लोग खरीद लेना, पास का स्टेशनरी शॉप या अमेजोन से ऑर्डर कर लेना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या अगर है तो बहुत अच्छा बात है पहले से. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, तो क्या ऐसा हमेशा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा पैसा कम मिलेगा? वो जो हम लोग केस बात कर रहे हैं ना कि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा ज्यादा मिलेगा, वो कौन सा केस है जब पैसा लगा के छोड़ दिए? बट एक ऐसा केस भी तो होगा ना जब सिंपल इंटरेस्ट से भी हम लोग उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना कंपाउंड इंटरेस्ट से. कैसे कैसे? लेट अस सपोज हम लोग ने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, 104 हुआ, हम लोग ये 104 विड्रॉ कर लेंगे और वापस इसको री इन्वेस्ट करेंगे उसी रेट पे, उसी बैंक में, तब हम लोग को कितना पे इंटरेस्ट मिलेगा, 104. ये हम लोग को 104 क्या हो जाएगा, 108.16. वापस इसको विड्रॉ करेंगे बैंक से या जहां पे भी है, इसको उसी वापस से उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर देंगे, तब हम लोग को 108.16 में मिलेगा. ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, वी कैन, इसमें लिख लो एक तो डेफिनेशन, एक तो सॉरी नोट लिख लो, नोट देना, वी कैन earn the same amount of, एक मिनट देना मेरे को, we can earn the same amount of interest as compound interest from same amount of interest from simple interest rates. ये काम करो, इसको ऐसे लिखो, from simple interest as compound interest given same rates if we withdraw and reinvest the money. मतलब क्या, अगर सेम इंटरेस्ट रेट हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, कि 10-10%, 10-10% हम लोग को इन्वेस्टमेंट पे हम लोग का मिलेगा, तो हम लोग
कि हमेशा जरूरी नहीं कि हम लोग कमी कमाएंगे सिंपल इंटरेस्ट में। अगर हम लोग विड्रॉ करें एंड वापस री इन्वेस्ट करें तो हम लोग ज्यादा भी कमा सकते हैं, बट उसमें वही बात है, बैंक का ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है। आप लोग विड्रॉ करोगे वापस इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, बट अगर लाइक इग्नोरिंग ऑल दोस कॉस्ट देखा जाए तो आप लोग सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमाओगे। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कर सकते हैं नहीं, कि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हम लोग को एक्यूमुलेटेड वैल्यू पे मिलना है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। या हेलो, सो आई एम ऑडिबल नाउ? आई एम ऑडिबल नाउ? ओके। सो हम लोग ने यहीं तक किया था ना, जब आप लोग को आवाज आना बंद हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं इसमें, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। उससे क्या ना हम लोग को थोड़ा और समझ आ जाएगा कि हम लोग इसमें क्या करना है। हम लोग को दो एग्जाम्पल करेंगे, दोनों में हम लोग को कैलकुलेट करना है एवी। दोनों एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना है एवी। तो पहले में हम लोग का पीवी हम लोग को दिया हुआ है 100 रुपीज, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को बोला है 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को बोला है 7%, और टाइम आप लोग ले लो 10 ईयर्स। एंड दूसरे वाले केस में हम लोग का पीवी होगा 100, सिंपल इंटरेस्ट होगा 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग का होगा 7%, पर इसमें हम लोग का टाइम होगा, इसमें हम लोग का टाइम होगा 5 ईयर्स। तो चलिए करते हैं। वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, इस कोर्स के लिए आप लोग को, जैसे मैंने बोला था, FX82 EFS आप लोग जरूर से खरीद लेना, क्योंकि उसके बिना आप लोग को, आप लोग आगे नहीं कर पाओगे, उसमें आप लोग को यही वाला कैलकुलेटर लगेगा, ठीक है। सो अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करें, अगर सिंपल इंटरेस्ट का बात करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, पीवी इंटू 0.08 इंटू 10। अगर आप लोग 8 8 तो इसमें हम लोग का क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना आएगा इसमें, वेरी गुड, 80। हम लोग इस केस में सिंपल इंटरेस्ट आएगा 80, और कंपाउंड इंटरेस्ट इस वाले केस में हम लोग को कितना आएगा, 100। 1 प्लस 0.07 टू द पावर 10 माइनस 100, अक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। तो कैलकुलेट करते चलिए, कैलकुलेट करते हैं। 100 इंटू, हम लोग का आ रहा है 96.7151। सो अगर आप लोगों को भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ये वाला, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग अपना फोन में 1.07 इंटू 1.07 वैसे करके 10 टाइम्स कर सकते हो, और फिर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इंटू 100 करके, एवी फिर माइनस कर देना 100, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस लिख लेना, डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे लोग का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 96.7151 माइनस 80, विच इज इक्वल टू 16.7151। सो पहले वाले केस में कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 16.7151। अब दूसरे वाले केस में देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 100 इंटू 0.08 इंटू 5, विच इज 40, और कंपाउंड इंटरेस्ट 100 इंटू 1.07 टू द पावर 5 माइनस 100। फिर कैलकुलेट करते हैं, यार हम लोग का 40.255। तो हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर डिफरेंस देखा जाए, हम लोग का डिफरेंस देखा जाए, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 0.255 का, 0.255 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये आप लोग देख लो, इसका रिजल्ट आप लोग कॉपी कर सकते हो, आप लोग जब कैलकुलेटर जैसे आप लोग कैलकुलेट करोगे तो मैच कर लेना। तो अगर देखिए हम लोग का फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में
दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट 7%। पर फर्स्ट केस में जब टाइम 10 ईयर्स था, 10 ईयर्स था, हम लोग का डिफरेंस कितना आ रहा था? 16 पॉइंट समथिंग, कितना था वो? 16.7151। एंड सेकेंड केस में जब 5 ईयर्स था, हम लोग का कितना आ रहा था? 0.255। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर अ गिवन टाइम पीरियड आपका कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ही कम था, ठीक है, 7%, 8%, ज्यादा फर्क नहीं था। फिर भी आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा मिला, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कम था। क्यों? बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम लोग ने ऑब्जर्व किया। अब ये वाले केस में, ये वाले केस में हम लोग देखते हैं 10 ईयर्स वाले के लिए हम लोग का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है रादर देन 5 ईयर्स। डेफिनेटली अगर हम लोग 8% लेते तो ये 0.25 और ज्यादा होता, और ये 16.715 और ज्यादा होता। बट उसको इग्नोर करते हुए दोनों ही केसेस में हम लोग का डिफरेंस में इतना फर्क आ रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइम अंडर कंसिडरेशन। आप देखो, आप लोग 10 साल तक एक एक चीज को अक्यूमुलेट कर रहे हो और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट 10 साल तक मिल रहा है, ठीक है, और एक एक चीज पे इंटरेस्ट 5 साल तक मिल रहा है। 10 साल पे आप लोगों को कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल चुका होगा, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, रादर देन 5 ईयर्स, है ना? इसीलिए क्या बोलते हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करते हैं, लॉन्गर टाइम में हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा मिलेगा, और शॉर्ट टाइम में देखेंगे कंपाउंड से उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना हमको लॉन्ग टाइम में मिल सकता है। तो वैसे इसका हम लोग ने जैसे ग्राफ बनाया था, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़े बहुत टाइम तक फिर ये धीरे 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 करके बढ़ जाएगा, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा जैसे टाइम हम लोग का बढ़ता जाएगा। सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ पे हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक होता है एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोग टॉपिक लगाना, अब आप लोग टॉपिक लगाना, नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। जो नया टॉपिक होगा आप लोग लगाना, अक्यूमुलेशन फैक्टर। अक्यूमुलेशन फैक्टर नया टॉपिक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर ही है ये। सो अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता है? ये वो फैक्टर होते हैं जिससे जब हम लोग अपना पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग को मिलेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू। बेसिकली 100 में जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था 1.04 हम लोग को मिला था 104। तो हम लोग ने पीवी से क्या मल्टीप्लाई किया जिससे हम लोग को एबी मिला? अक्यूमुलेशन फैक्टर 1.04। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखना, इट रिप्रेजेंट्स, आप लोग इसका डेफिनेशन लिखना, इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स that by how much times, it represents that by how much time my fund, my या फिर आवर, ठीक है, याद रहेगा ना, किसी और का फंड के बजाय अपना फंड याद है तो आवर फंड हैज ग्रोन। और हिंदी में लिख लेना, मेरा मनी कितना गुना बढ़ा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग का मनी दुगना हो गया, तिगना हो गया, 100 का 200, 200 का 300, वैसे ही। तो इसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है, जैसे क्या, जैसे कि अगर हम बोले कि 0 to n, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए ब्रैकेट में 0 to n, या फिर ए ब्रैकेट में n1, n2। तो A0 to n क्या डिफाइन करता है? फ्रॉम टाइम 0 to टाइम n हाउ मच टाइम्स माय मनी हैज ग्रोन। A0 to n क्या डिफाइन करता है? फ्रॉम टाइम 0 to टाइम n हाउ मच टाइम्स माय मनी हैज ग्रोन, राइट? यही डिफाइन करता है। अब यहाँ पे आप लोग लिखो
N1 N2 क्यों? क्योंकि हमेशा तो आप होगा नहीं ना कि 0 से नहीं देखोगे। हो सकता है कि आपको 2 साल हो गया पैसा इन्वेस्ट किए थे, अब आप अगला 2 साल का देखना चाह रहे हो तो आप लोग क्या लिखोगे? 2,4। जिस टाइम पे आप लोग को जिस टाइम से जिस टाइम तक देखना है 2,4 या फिर 3,5, 0,n भी हो सकता है, पर N1, N2। तो ए 0,n में आप लोग एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो accumulation factor from time 0 to n, मतलब 0 to n के बीच मेरा पैसा कितना गुना बढ़ा? accumulation factor from time N1 to N2 कि N1 से N2 के बीच मेरा पैसा कितना गुना बढ़ा। अब लेटर सपोज हम लोग ने जो केस किया था ना, जिसमें हम लोग का 10 साल में सिंपल इंटरेस्ट में 180 का हम लोग का 180 मिल रहा था अक्यूमुलेटेड वैल्यू, तो 100 180 अक्यूमुलेटेड वैल्यू था, इनटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1.8। तो अक्यूमुलेशन फैक्टर को कैसे निकालेंगे? ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? अगर यहाँ पे हम लोग कर दे अक्यूमुलेशन फैक्टर, तो इसको जब यहाँ लेके जाएंगे तब पता चलेगा। तो 180 बाय 100 विच इज बेसिकली अक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय प्रेजेंट वैल्यू। भाई कल हम लोग का पैसा है 200 रुपया, 200 रुपीज, टुडे इट इज 100, सो व्हाट इज अक्यूमुलेशन फैक्टर? 200% या फिर 2, है ना? अब अगर बात करें तो दो टाइप का हम लोग ने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में व्हाट विल बी आवर accumulation factor? 1 plus ni, right? Because 1 plus ni, when we do 1 plus ni we get our accumulated value, okay? And compound interest के केस में क्या होगा? 1 plus I to the power n, as we have written the formula this, because pv से क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1 plus I to the power n, right? कॉपी कर लो आपको, कॉपी कर लो आपको। सिमिलरली एक और लिखो आप लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर नाम देखिए क्या लग रहा है? अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या हुआ? जिससे हम लोग का पैसा अक्यूमुलेट हुआ, डिस्काउंटिंग फैक्टर जिससे हम लोग अपना पैसा को डिस्काउंट करेंगे। अब क्या होता है कि बहुत बार हम लोग की टाइमलाइन बनाते हैं, ठीक है, 0 पे हम लोग को पता है कि हम लोग को आज से 10 साल बाद किसी को 1 लाख रुपया देना है, आज से 10 साल बाद किसी को 1 लाख रुपया देना है, तो क्या अभी से हम लोग 1 लाख रुपया जोड़ेंगे? नहीं। कितना रुपया जोड़ेंगे? उससे कम रुपया जोड़ेंगे। क्यों? हम लोग उसको अगर एक जगह इंटरेस्ट पे लगाते हैं, आज हम लोग कितना जोड़ेंगे? लेट अस सपोज यहाँ पे हम लोग 80,000 जोड़ेंगे, ठीक है, 80,000 जोड़ेंगे, तो कितना का डिफरेंस है? 20,000 का डिफरेंस है, 20,000 का डिफरेंस है। और और हम लोग को कोई आके ये बोल रहा है कि हम लोग आपको हर साल का 2.5% सिंपल इंटरेस्ट देंगे, 2.5% सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 80,000 कितना होता है? 2,000। तो हम लोग को हर साल 2,000 2,000 2,000 2,000 करते करते 10 साल तक 2,000 मिलेगा, तो हम लोग का 80,000 1 लाख हो जाएगा। तो हम लोग फ्यूचर के लिए उतना रुपया जो रखेंगे, 1 लाख नहीं, 80,000 उससे कम रखेंगे, क्योंकि हमको पता है इंटरेस्ट मिलेगा। तो कैसे डिटरमाइन होगा कि हमको कितना रुपया रखना चाहिए डिस्काउंटिंग फैक्टर से? तो इसका नोटेशन है कैपिटल बी, कैपिटल बी एक 0, n, या फिर कैपिटल बी N1, N2। डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम N to 0, discounting factor from N1, sorry, N2 to
n1। क्यों n2 टू n1 और n2 0? क्योंकि उस टाइम से इस टाइम तक n से 0 तक लाना है, और अक्यूमुलेशन में क्या होता है 0 से n तक लेके जाना है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर का आप लोग एक बार वो लिख लो, जैसे हम लोगों ने अक्यूमुलेशन फैक्टर के लिखा था ना, इट रिप्रेजेंट्स वाला, इट रिप्रेजेंट्स दैट बाय हाउ मच टाइम माय फंड हैज श्रंक और माय फंड हैज बीन डिस्काउंटेड। मेरा पैसा कितना गुना कम हुआ, देखो मेरा पैसा कितना गुना कम हुआ। तो आई होप आप लोग सबने लिख लिया है। हाँ, क्या लिखा? वो तो आपका पैसा, आपका मर्जी, तो उसमें मैं क्या करूँ। तो जैसे अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होता था, पीवी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एबी। पर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग को एवी में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है जिससे हम लोग को मिले पीवी। सो एवी में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, जिससे हम लोग क्या मिलता है, पीवी। हम लोग एवी में ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हम लोग क्या मिलता है, पीवी। तो नाउ अब देखना, यहाँ पे अगर हम लोग एएफ को देखें, एएफ क्या है, एवी बाई पीवी। डीएफ क्या है, पीवी बाई एवी। सो हम लोग ये बोल सकते हैं एएफ इज इक्वल टू 1/df, या वाइसी वर्सा, या वाइसी वर्सा, है ना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, आप लोग को और अच्छा समझ आएगा। आई एम सेइंग कि टुडे वी हैव 100 rupees and tomorrow we will have 200 rupees. So what will be the accumulation factor 2? But if tomorrow we have 200 rupees, so उसको आज हम लोग को कैसे लाएंगे 100 रुपया में। अगर कल हम लोग के पास 200 रुपया है, हम लोग को पता है हम लोग का एवी इज 200, एंड टुडे वी वांट टू कीप 100, व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर, 200 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 100, है ना। तो रिलेशनशिप समझ आ रहा है, एएफ इज इक्वल टू 1/df वाला, ठीक है। इन केस ऑफ डीएफ डिस्काउंटिंग फैक्टर में आप लोग को एक मैं बात समझाना चाहता हूँ। जैसे जब वी हैड 100, ठीक है, जब वी हैड 100 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 104, ठीक है, व्हेन वी हैड 100 इज इक्वल टू, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या है, 1 + i है, या फिर 1 + ni, या फिर 1 + i⁴n, कुछ भी ले लो, हम लोग का अक्यूमुलेशन फैक्टर है। अब हम लोग ने ये रिलेशनशिप क्या डिराइव किया कि अक्यूमुलेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, राइट। तो ये हम लोग का अक्यूमुलेशन फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इससे, 1/1 + i⁻n, या और या फिर लिखो 1/1 + ni⁻n, टू द पावर -1, सॉरी, एन तो इसमें आ दो, है ना। क्योंकि जब कंपाउंड इंटरेस्ट था 1 + i⁻n था, उसको जब नीचे लेंगे तो पावर में माइनस चला जाएगा, -n। और 1 + ni, उसमें पावर में क्या था 1, जब नीचे आएगा तो -1 हो जाएगा। सो इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट से बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है तो 1 + i⁻n। सिंपल इंटरेस्ट से बात करें तो क्या होगा, 1 + ni⁻1, ठीक है, समझ में आया। अब लिखो दो तरीके का डिस्काउंट है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल डिस्काउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्काउंट। तो सिंपल डिस्काउंट लिखो, सिंपल डिस्काउंट, तो डिस्काउंट सबसे क्या समझ आ रहा है कि हम लोग को कोई चीज डिस्काउंट करना है, और सिंपल मतलब क्या, एकदम सिंपल जो ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आई यूज करते हैं ना इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट रेट के लिए, डिस्काउंट रेट के लिए क्या यूज करेंगे, डी, ठीक है। तो
सिंपल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, where discount rate is applied on the initial sum of money or the original sum of money, where discount is applied on the original या फिर initial sum of money या principal, ठीक है। अच्छा इस केस में हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है, फ्यूचर का अमाउंट है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू। तो फ्यूचर का जो फाइनल अक्यूमुलेटेड वैल्यू को उस पर डिस्काउंट यूज होगा। तो हम लोग का जैसे क्या देखे इंटरेस्ट वाला केस है, पी इज पीवी, यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, एवी। जो फ्यूचर का अमाउंट है कॉन्स्टेंट, उसको एवी हम लोग मानते हैं, राइट। तो सिंपल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एवी जो है उसमें 1 - DN, सब उस पर 1000 है, और बोला @2% सिंपल डिस्काउंट, प्रेजेंट वैल्यू निकालो फॉर 5 ईयर। तो क्या हो जाएगा, आज पहला साल में 1000 का क्या हो जाएगा 980, तो कितना का डिस्काउंट हुआ 20। नेक्स्ट ईयर में हम लोग का 1000 पे हम लोग का 980 का क्या हो जाएगा, 980 का हो जाएगा 960, वापस कितना का डिस्काउंट 20। सो सिंपल डिस्काउंट का इनिशियल जो था उसी पे लग रहा है और पैसा लोगों का कम होता रह रहा है उसी वे में। तो एडी -1 - GN, ठीक है, D × N। अब ये एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो हम लोग का ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या होगा हम लोग का, ये हम लोग का इस केस में हो गया पीवी। क्यों पीवी, क्योंकि एवी से हम लोग डिडक्ट करते जा रहे हैं, एवी से हम लोग डिडक्ट करते जा रहे हैं, और हम लोग का सिंपल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एवी इंटू आर इंटू T/100, या फिर आर अगर आप लोग डेसिमल में ले रहे हो तो, ठीक है। हम लोग का ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू एवी इंटू 1 - DN, और हम लोग का एवी इंटू आर इंटू T/100 हो जाएगा सिंपल डिस्काउंट, ये हम लोग का डिस्काउंट अमाउंट है। अब अगर हम लोग बात करें तो आप लोग फॉर्मुला लिखो एक बार, आप एक बार अच्छे से फॉर्मुला लिखो, एवी इंटू डिस्काउंट रेट इंटू टाइम बाय 100। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, वापस से वही टाइम पीरियड ऑफ टी शुड बी इक्वल टू डी, मतलब अगर एनुअल डी है तो आपको एनुअलाइज करना पड़ेगा टी को, ठीक है। एंड हम लोग का एवी क्या हो जाएगा, सॉरी पीवी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एवी 1 - DN, ठीक है। अब हम लोग दूसरा टाइप का डिस्काउंट देखेंगे जो है कंपाउंड डिस्काउंट। कंपाउंड डिस्काउंट, अच्छा वापस से सिंपल रेट ऑफ डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, कमर्शियल रेट, जैसे इंटरेस्ट का था सिंपल इंटरेस्ट, कमर्शियल इंटरेस्ट, कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वैसे ही कंपाउंड डिस्काउंट को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा, जैसे उन्होंने सिंपल डिस्काउंट में एक एग्जांपल लिया था ना लोन वगैरह का, वैसे वो सिंपल डिस्काउंट में एग्जांपल लेके देखते हैं आप लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हो सिंपल डिस्काउंट। उन्होंने बात किया पेमेंट्स का, कि मुझे किसी को पेमेंट देना है, आज से मुझे किसी को पेमेंट देना 10 साल बाद, पर मुझे पता है कि मुझे उतना पेमेंट अभी रखने का दरकार नहीं है, तो व्हाट विल आई डू, आई विल डिस्काउंट दैट अमाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड डिस्काउंट का। कंपाउंड डिस्काउंट यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अक्यूमुलेटेड वैल्यू पे इंटरेस्ट मिल रहा था, यहाँ पे डिस्काउंटेड वैल्यू पे डिस्काउंट होगा। तो मतलब अगर आज हम लोग को 2 साल बाद हम लोग को पता है 1000 है, वो 1000 का हम लोग 2% क्या कि 980, ठीक है। अब ये 980 पे डिस्काउंट होगा 2%, तो हम लोग का जो वापस डिस्काउंट कितना पे होगा 19, तो हम लोग का डिस्काउंट अमाउंट क्या हो गया 19.6। तो पहले साल में था 20, ठीक है, मतलब पहले हम लोग क्या 20 और हम लोग कर रहे हैं 19.6। तो इसका फॉर्मूला लिख लेना, पीवी क्या होगा इसमें, जो क्यूमुलेटेड वैल्यू है इंटू 1 - G⁴ और सिमिलरली हम लोग का कंपाउंड डिस्काउंट का क्या वैल्यू होगा,
कंपाउंड डिस्काउंट का क्या वैल्यू होगा, जो अक्यूमुलेटेड वैल्यू है माइनस जो कि हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू है। देख तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू अगर 1 लाख है, हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू 90, तो हम लोग कितना डिस्काउंट हुआ हम लोग का टोटल 10,000। ये हम लोग कर सकते हैं वापस डेप्रिसिएशन का केस में, कि हम लोग रिटर्न ऑन वैल्यू पे कर रहे हैं, बुक वैल्यू डेप्रिसिएशन होता है, रिटर्न ऑन वैल्यू डेप्रिसिएशन होता है, राइट। और ये हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जिस केस में हम लोग को पता है कि हम लोग को एक ही रेट पे इंटरेस्ट ही मिलेगा, हम लोग को अक्यूमुलेशन वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आज से 10 साल बाद मुझे पता है कि मुझे 10 लाख देना है, तो आज हम कितना पैसा जोड़ेगा, जो हम लोग पैसा जोड़ेंगे हम लोग को पता है कि जो पैसा होगा उस पर हम लोग को इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लोग कंपाउंड डिस्काउंट यूज कर सकते हैं। जो पैसा पे हम लोग को पता है कि हम लोग को इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए हम सिंपल डिस्काउंट करके निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं उसका आप लोग एक एग्जाम्पल लिखो। सबसे पहले हम लोग को समवन पीवी निकालना है टाइम 0 पे, ठीक है। हम लोग का सिंपल डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है 5% फॉर 5 years, और एवी है हम लोग का 100 रुपये। और सेम चीज आप लोगों को करना है कंपाउंड डिस्काउंट के साथ विद 5%। लेट्स डू इट। तो हम लोग का सिंपल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 100 × 5 × 0.05, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा 25%, 25, ठीक है। हम लोग का अगर 25% वैल्यू हम लोग का गिरा, वहीं अगर कंपाउंड डिस्काउंट का बात किया जाए क्या होगा, 100 - 100 1 minus d to the power n, so which is 100 minus 100 1 minus 0.05 to the power 5। वापस आप लोग कैलकुलेटर में 0.95 करके कर सकते हो, 0.95 इंटू 0.95, तो हम लोग आ रहे हैं 22.6, 22.6। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा। हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, हम लोग जब सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, हम लोग ने क्या देखा कि अगर उसमें तो हम लोग का फिर भी रेट कम था, फिर भी हम लोग का जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट था ज्यादा आ रहा था, पर यहाँ पे हम लोग को डिस्काउंट वाला अमाउंट कम आ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि क्या हो रहा था, हम लोग जब इंटरेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ पे अगर मेरे पास 100 रुपया है, यहाँ पे 110 पे इंटरेस्ट चढ़ रहा था, फिर 121 पे इंटरेस्ट चढ़ रहा था, तो ज्यादा पे इंटरेस्ट चढ़ रहा है। पर जब डिस्काउंट कर रहे हैं, और जब डिस्काउंट कर रहे हैं, आज मेरे पास 100 रुपये, आज हम लोग के पास 200 रुपया है, हम लोगों ने डिस्काउंट किया 10% करके 180 हुआ, फिर ये कितना हुआ 162 हुआ। तो कम पैसा पे डिस्काउंट हुआ तो कम टोटल डिस्काउंट हुआ, है ना। ये हम लोग एक्सेल में इसका एक तो बोलते हैं, एक्सेल में इसका पर्टिकुलर हम लोग का असाइनमेंट भी है, और हम लोग आने वाला एक चैप्टर है इंटरेस्टेड, उसमें हम लोग इसको जानेंगे और अच्छे से। तो सिंपल डिस्काउंट क्या हो गया, डेप्रिसिएशन यूज करने के लिए किसी को पैसा देना है। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल था, आज मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 200 किसी को देना है, ठीक है। और अगर हम सिंपल डिस्काउंट लगा रहे हैं तो 180, 160, 140 वैसे करते करते मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो अब लिखो, हम लोग सिंपल और कंपाउंड डिस्काउंट से कैसे अक्यूमुलेशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। हम लोग का अक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, अक्यूमुलेशन फैक्टर होता है 1/डिस्काउंटिंग फैक्टर। जो हम लोग ने किया 1 - d to the power n या 1 - dn, वो क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ही तो है ना।
तो डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम लोग कैसे निकाल पाएंगे एक्यूमुलेशन फैक्टर? 1/1 माइनस जी टू द पावर माइनस एन, या फिर 1/1 माइनस जी टू द पावर एन। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस जी टू द, सॉरी, यहाँ पे ये तो प्लस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस जी टू पावर माइनस एन हो जाएगा, या फिर 1 माइनस जी टू पावर एन हो जाएगा, है ना, राइट। ये किससे हो गया? ये हम लोग का कंपाउंड डिस्काउंट रेट से हो गया, ये हम लोग का सिंपल डिस्काउंट रेट से हो गया। हम लोग कंपाउंड डिस्काउंट रेट से हो गया और एक हम लोग का सिंपल डिस्काउंट रेट से हो गया। तो अगर देखा जाए, हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट, हम लोग का डिस्काउंट, तो अगर देखा जाए, बोले डी 0,3 तो है एंड डी 4,6 है। हम लोग बोल रहे कि 0,3 4,6 क्या हो गया कि 3 से 0 ला रहे, 6 से 4 ला रहे, ठीक है। तो आप हम लोग क्या बोलेंगे? 1 माइनस डी जो भी रेटेड टू द पावर 3, एंड यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस डी टू द पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 साल पीछे ला रहे हैं, यहाँ पे 2 साल पीछे ला रहे हैं, ऐसे देख लो ना। 200 को 1 साल पीछे लाए, क्या आ गया? टाइम 2 पे आ गया, 200 टाइम 3 पे है। फिर वापस से 1 साल पीछे लाए, टाइम 1 पे आ गया। वापस से 1 साल पीछे लाए, टाइम 0 पे आ गया। यहाँ पे 200 को टाइम 6 पे है, 1 साल पीछे लाए, टाइम 5 पे आ गया। 2 साल पीछे लाए, टाइम 4 पे आ गया। और अगर सिंपल इंटरेस्ट यूज करना होता तो 1 माइनस 1 - 3D, 1 - 2D। अगेन क्यों? क्यों? 200 एक बार काटे 20, एक बार काटे वापस से 20, वापस से 20, 3 बार हुआ -3D। ओके, तो आज वाली क्लास में हम लोगों ने तो क्या सीखा? कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, अक्यूमुलेशन फैक्टर किसको बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं। तो एक समरी लिख लो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत इंपॉर्टेंट समरी है, कभी भूल जाओ तो। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट, और हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैसे रियल लाइफ में इसको यूज करते हैं, अक्यूमुलेशन फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर, फैक्टर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा? 1 + i टू द पावर माइनस है, ठीक है। और सिंपल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग कैसे निकालते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर? 1 + ni टू द पावर -1, ठीक है। 1 + ni टू द पावर -1। अब इससे कैसे निकालते हैं एक्यूमुलेशन फैक्टर? 1 + i टू द पावर n, 1 + ni। कंपाउंड डिस्काउंट से हम लोग एक्यूमुलेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं? कंपाउंड डिस्काउंट से 1 - d टू द पावर -n, और सिंपल डिस्काउंट से 1 - nd टू द पावर -1। और सिमिलरली डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 - d टू द पावर n और 1 - nd। ये हम लोग का पूरा बेसिक समरी था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। सो आप लोग जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिवाइज करोगे, आप लोग ये वाला टेबल देख लेना, आप लोग को पूरा याद आ जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। थोड़ा बहुत कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो हम लोग ने इस वाले क्लास में नहीं किया। जैसे कि अगर हम लोग देखें थोड़े बहुत कंसेप्ट में क्या रह गया, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी रह गया। फिर मुझे आप लोगों को थोड़े बहुत नोटेशन बताने थे, क्या क्या नोटेशन यूज करते, और थोड़ी बहुत सम्स और हम लोग को प्रैक्टिस करने थे। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो सब कंप्लीट करेंगे और हम लोग शुरू करेंगे इंटरेस्ट रेट्स का। आई होप ये हम लोग का जो ओरिएंटेशन क्लास था CM1 का, ये आप लोग सबको समझ आया है। और आप लोग सब ये वाला क्लास को देख के जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला क्लास, और हम लोग को ज्वाइन करिएगा आगे के क्लासेस के लिए। ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट क्लास होने वाला है टुमारो, दैट इज ऑन संडे। सेम टाइमिंग होगा 11 से, सेम मीटिंग लिंक है। डू जॉइन अस, डू एनरोल विद अस। थैंक यू एवरीवन।